ग्रेविटेशन का डेफिनेशन हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। तो कोई भी दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, किसके कारण? ड्यू टू देयर मासेज। किसी भी बॉडी के पास अगर मास है, मास कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। कोई भी बॉडी किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल, एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, यानी उसके पास मास है। तो जिसके पास भी मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा नहीं है कि अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर रहा है, ये खाली अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसमें डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है? जिसके पास मास होगा वो लगा देता है। जैसे फ़ैन, रूम में फ़ैन है और ये वाइट बोर्ड है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बोर्ड फ़ैन के पास क्यों नहीं चिपक जा रहा है जाकर? क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इतना कम फोर्स है कि यहाँ पे इसमें जो हिंज लगा हुआ है उसको ये तोड़ नहीं सकता है, उतना ज़ोर से खींचेंगे तब जाएगा ना। तो ये वीकेस्ट फोर्स है, बहुत कम है, 10⁻⁻11 के ऑर्डर में लगेगा। तो इतने कम फोर्स से बोर्ड को वहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं है। फिर लेकिन इन दोनों के बीच लग रहा है, फ़ैन और बोर्ड के बीच फोर्स लग रहा है। ये दोनों मार्कर भी एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन ये तब इसके पास जाएगा जब अमाउंट ज़्यादा होगा फोर्स का। जितना फोर्स से मैं पकड़ा हूँ उससे ज़्यादा लगाएगा तब तो जा पाएगा उधर। तो हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है जिसके पास भी मास है, तो उस फोर्स को ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है? तो ग्रेविटी होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब दो ऑब्जेक्ट में एक किसका रहना जरूरी है? अर्थ का। और ग्रेविटेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। उसमें अर्थ रहना जरूरी नहीं है, अर्थ रहेगा तो भी चलेगा। अर्थ सन के बीच में एक अर्थ आ गया तो ग्रेविटी बोल देंगे, अर्थ और फैन के बीच ग्रेविटी बोल देंगे। लेकिन अर्थ इन्वॉल्व नहीं है अगर मून और जुपिटर के बीच, तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन ग्रेविटी में डिफरेंस समझ गए। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने क्या बनाया है नियम, देखते हैं। दो बॉडी के बीच कितना फोर्स लगता है वो किसने बताया है? न्यूटन ने। उसका मेज़रमेंट बताया है कितना अमाउंट में फोर्स लगेगा। तो उसने बताया कि फोर्स दो बॉडी के बीच जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two object is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल लगाने के लिए एक लगाएंगे हम लोग G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें G क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट यही है, चेंज नहीं हो रहा है। बोर्ड फैन के बीच में वही G, जुपिटर सन के बीच निकालना होगा तो यही G, चेंज ये होने वाला नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। और ये r स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर स्क्वायर, और ये दोनों मास डिवाइड हो गया तो kg स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका G का न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका यूनिट। फिर डायमेंशन पूछेगा क्या होगा, तो न्यूटन के जगह पर डायमेंशन में क्या लिखते हैं? mL/T-2। फोर्स के जगह पर क्या लिखेंगे? mL/T-2। मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से? L स्क्वायर। और kg स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर, मास का स्क्वायर। तो इस तरह से G का डायमेंशन आ जाएगा, m यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -1, m-1, L 2 और 1 3, और T-2, L यहाँ पे 2 था 1 था 3 हो गया। ठीक है, T-2, ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ G, और यूनिट ऑफ G हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगने वाला है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है लिखना है।
मीडियम से इंडिपेंडेंट का मतलब अगर M1 M2 के बीच में वैक्यूम है तो भी इतना ही फोर्स आएगा, इसके बीच में पानी भी रख देंगे तो भी इतना ही फोर्स आएगा। इन दोनों मास को कहीं और लेकर चले जाएंगे स्पेस में, कहीं भी लेकर चले जाइए, इसको ऑयल में इमर्ज कर दीजिए, पानी में डाल दीजिए, इसके बीच फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ़र्क पड़ता है, दो चार्ज के बीच फोर्स वैक्यूम में अलग होता है, उन दोनों के बीच में कुछ रख देंगे तो अलग होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वैक्यूम में रखें चाहे उनके बीच मीडियम, वो फोर्स हमेशा Gm1m2/r² ही होगा। देखिए ये वेक्टर फॉर्म हम लोग को ये कहाँ पे आएगा, वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक में फिर से आएगा वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे दो मास के बीच फोर्स निकालेंगे और वहाँ चार्ज के बीच फोर्स निकालेंगे, राइट। तो दो मास के बीच फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज तो जानते हैं कि क्या हो जाता है, Gm1m2 दो मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखना है, जैसे एक मास यहाँ पे रखा हुआ है M1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। पोजीशन वेक्टर मतलब R1 लिखा रहेगा 2i कैप 3j कैप ऐसा कुछ। सेकेंड मास रहेगा यहाँ पे इसका R2 पोजीशन वेक्टर है और ये मास है M2। तो पूछा गया है कि M1 M2 पे कितना फोर्स लगा रहा है या M2 M1 पे कितना लगा रहा है। तो ये जो सिंबल है F12 इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2। ये इसका मतलब हुआ। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही हो जाएगा Gm1m2/r², लेकिन यहाँ एक डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन वन पे फोर्स 2 के वजह से कैसा लग रहा है, देखिए तो 1 पे फोर्स 2 के चलते किधर लग रहा है, 2 1 को क्या कर रहा है, बुला रहा है कि आ जा इधर। 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसका डायरेक्शन किधर है, उधर की तरफ है। तो जो M1 से M2 की तरफ वेक्टर होगा ना, उस वेक्टर को हमको लिखना है R12। ध्यान से देखेंगे, 1 से स्टार्ट होके 2 की तरफ जो वेक्टर जाएगा उसको क्या लिखना है, R12, उस डायरेक्शन को। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ R12, लेकिन इसमें सिर्फ कैप लिखेंगे, कैप, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, वो खाली डायरेक्शन बताना चाहिए इधर वाला। अब इसी को एक और फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं Gm1m2/r²। और ये R12 वेक्टर है ना, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R12 पूरा का पूरा वेक्टर और इसी का R12 का मॉड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तो मैग्नीट्यूड ही था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, दोनों मास के बीच का, और ये भी क्या है, वही तो डिस्टेंस है, क्योंकि मॉड अब ले चुके हैं तो डायरेक्शन का कोई काम है नहीं, तो ये यहाँ RQ बना देगा। तो ये हो जाएगा Gm1m2/r³ हो गया। अब ये R12 वेक्टर है, 12 वेक्टर को वेक्टर में आप ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, दिस माइनस दिस, नेमिंग कर लेते हैं, OAB है। मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए, BA नहीं चाहिए, AB चाहिए। तो ट्रायंगल रूल क्या बोलता है, OA प्लस AB। ट्रायंगल रूल ऑर्डर में चलता है ना, फर्स्ट टू साइड, तो रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, उसी सेंस में नहीं। तो OA प्लस AB इक्वल टू क्या होगा, OB। अब मेरे काम का क्या है, AB, मुझे R12 चाहिए, तो AB वेक्टर होता है OB माइनस OA। OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर R2 है, R2 माइनस OA वेक्टर क्या है, R1। तो इस R12 को नाम क्या है, R12, लेकिन लिखना क्या है, R2 माइनस R1। इसको मैं लिख सकता हूँ पूरा वेक्टर R2 माइनस R1, इतना मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में ये कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा Gm1m2/r², वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो या तो ये लिखेंगे Gm1m2/r² और एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 था, तो 1 पे फोर्स 2 के चलते उधर लग रहा है, तो 1 से 2 की तरफ को R12 लिखेंगे। बाद में R12 जब हम ट्रायंगल रूल लगाए तो R2 माइनस R1 आ गया,
इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, R2 माइनस R1। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ ऐसा, फोर्स निकालना है बस, और क्या मुझे। एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, इसके सब कॉर्नर पे कैपिटल M मास रखा हुआ है, 4 कैपिटल M मास है, यहाँ 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 4 मासेज हैं। पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे एक मास अगर M1 रख दिया जाए, M1, तो ये चारों लोग मिलकर उसको कितना परेशान कर पाएंगे, मतलब चारों लोग मिलकर कितना फोर्स लगाएगा इस पर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन M1। तो ये कॉर्नर इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो A इसको क्या बुलाएगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता है। तो A इसको बोलेगा कि तू मेरे पास आ जा इधर, और C बोलेगा कि नहीं तू इधर आ जा। तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जितना M है ये भी M है, ये स्मॉल m है। तो इन दोनों के बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G, एक का मास दूसरे का मास, एक का मास m है और दूसरे का मास m1 है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लिया मैंने x। तो इधर से भी क्या होगा, x स्क्वायर है तो डायगोनल तो आधा आधा ही होगा सेंटर से, तो x स्क्वायर। इन दोनों के बीच भी यही फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये बुलाएगा उधर, ये बुलाएगा इधर, तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। इधर से भी ये बुलाएगा जितने फोर्स से वो उतने ही फोर्स से, तो इस तरह से नेट फोर्स M1 पे ज़ीरो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, सेकेंड है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या होता है, फील्ड देखते हैं। एक M मास रखा हुआ है, इसको बोलते हैं सोर्स मास। तो ये अपने आसपास दूसरे मास पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये कितने रेंज तक लगा पाएगा, उसका लिमिट है। एक मैग्नेट रखते हैं, तो मैग्नेट कितने दूर से ऑब्जेक्ट को खींच सकता है। यहाँ पे आयरन नेल को खींच लेगा, यहाँ खींच लेगा, इधर नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, उसका रेंज से बाहर चलेगा। तो किसी मास के सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ तक वो दूसरे मास को खींच सकता है, दूसरे मास पे फोर्स लगा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डेफिनेशन लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मास। Gravitational field is the region around a mass up to which it can exert force on other masses। किसी दूसरे मास पे कितने दूर तक ये फोर्स लगा सकता है, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं कि फील्ड है इसका। यहाँ तक क्या है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ तक उसका इफेक्ट है। मैग्नेट का भी रेंज होता है, कहाँ तक खींच सकता है। और एक दूसरा डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है, इसी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो उसका हम जानते हैं कि ये ज़्यादा पास आने पे ज़्यादा खींचेगा, जोर से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, दूर में इसका फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया। जैसे इसका पता करना है कि इसका यहाँ पे इफ़ेक्ट कितना है, तो यहाँ पे एक दूसरे मास को लाएंगे, स्मॉल मास को, और उस मास पे देखेंगे कि इसने कितना फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगाएगा, ये स्मॉल m मास पे ये फोर्स लगाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई, इससे मान लीजिए R दूरी पे लाए तो R स्क्वायर, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो m मास पे इस कैपिटल मास ने यानी सोर्स मास ने इतना फोर्स लगाएगा, तो 1 kg पे कितना लगाएगा, ये G बाई R स्क्वायर इंटू M। M से M क्या हो गया, हट गया, M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन ऐसे बनाया गया है कि यूनिट मास पे कितना ये लगाता है फोर्स, उसको बोला जाता है कि इसका उतना फील्ड है, यानी उतना खौफ है इसका। जैसे डॉन है, मान लीजिए ये क्या है, डॉन। इसका मुझे पता करना है कि कितने दूर तक रेंज है, कितने दूर तक लोग डरते हैं इससे। तो आसपास के डरते हैं, जितना रेंज होगा। कोई स्टेट लेवल का डॉन होगा तो पूरा स्टेट उससे डरेगा। वो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी थोड़े डरेगा, उसे नहीं डरेगा। तो लेकिन कितना खौफ है, तो डॉन के एकदम आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ के लोग ज़्यादा डरेंगे, और थोड़ा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग कम डरेंगे।
तो इसका कितना इफ़ेक्ट होगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बेचारे 1 kg के आदमी को लाते हैं टेस्ट करने के लिए और देखते हैं कि कितना उसको परेशान कर सकता है वो, और उसी चीज़ को बोला है कि इतना खौफ है उसका, यानी इतना उसका क्या है, फील्ड खौफ है। मतलब सच में वहाँ मास रहना ज़रूरी नहीं है, वहाँ सिर्फ एक हम बता रहे हैं आइडिया कि इसका इतना इफ़ेक्ट है भाई। यहाँ अगर कोई आएगा तो उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा, इधर कोई आएगा तो कम लगेगा। तो बाय डेफिनेशन इसको कैसे लिखते हैं कि चूँकि m मास पे इसने इतने फोर्स लगाया, किसने, सोर्स ने, मेन जो है जिसका फील्ड मैं निकालने जा रहा हूँ, इसका मैं फील्ड नहीं निकाल, ये तो बेचारा पब्लिक है, इसको तो हम लाए हैं टेस्टिंग के लिए कि कितना वो फोर्स लगा सकता है इस पर। ये मेन ये है डॉन, ये कितना फोर्स लगाएगा m मास को, उसका फॉर्मूला है Gm1m2/r²। तो चूँकि स्मॉल m पे डॉन ने इतना फोर्स लगाया तो 1 kg पे ये कितना लगाता, तो यूनिटरी मेथड Gm/r²। ये किसका मास है, सोर्स का मेन, जिसका फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कितना इंटेंस, कितना मजबूती के साथ ये यहाँ पे दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, उसका एक आइडिया मिलेगा इससे। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, I इक्वल टू, मतलब फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स खाली नहीं चाहिए, नीचे मास डिवाइड कर देना है, फोर्स पर यूनिट मास। तो फील्ड इंटेंसिटी का पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, डेफिनेशन, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स मास, ये है सोर्स मास, यानी कि मेन यही है, इसी के बारे में पता कर रहे हैं कि कितना इसका रेंज है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स मास, मतलब किसी डॉन का, एट अ पॉइंट r distance from it is defined as gravitational field intensity of a source mass at a point r distance from it is defined as force exerted by this source mass on 1 kilogram body placed at that point. Force exerted by this source mass on 1 kilogram, या force per unit mass मतलब 1 kilogram, तो force exerted by source mass per unit mass at that point। इस पॉइंट में यूनिट मास को रखा जाए तो ये कितना उस पर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को डिफाइन किया गया है फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड का दो डेफिनेशन हो गया, एक तो क्वालिटेटिव हो गया, किसी मास के सराउंडिंग का वो एरिया जहाँ तक उससे लोग डरें, उस रेंज को बोलते हैं फील्ड। अब पास में ज़्यादा डरेंगे, दूर कम डरेगा उससे, तो उसका मेज़रमेंट कैसे किया गया, तो वहाँ एक 1 kg को टेस्टिंग के लिए लाया गया कि उस 1 kg पर कितना वो फोर्स लगा सकता है। तो फोर्स सोर्स ने कितना लगाया, किस पे, पर यूनिट मास। तो इससे उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गया कि कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसका। तो फील्ड तो हम लोग समझ गए, पॉइंट वो सीखे जनरल फार्मूला, कि फील्ड का जनरल फार्मूला है फोर्स पर यूनिट मास। अब एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा हॉलो स्फीयर है, इसका हमको फील्ड पता करना है, मतलब ये डॉन है और देखना है कि इससे इतने दूरी पे, इसके अंदर में कितना फील्ड है इसका, मतलब कितना खौफ है इसका, ऑन द सरफेस कितना है, और इसके बाहर कोई यहाँ रहेगा तो कितना उसको डरने की ज़रूरत है, इसका क्या वहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका अंदाज़ा। हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर में फील्ड कितना है, सरफेस पे कितना है, बाहर में कितना फील्ड है। तो फार्मूला इसका बना हुआ है सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का सबसे पहले इन साइड वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के इन साइड वाले पॉइंट पे फार्मूला होता है Gmx/r³। जी तो वही वैल्यू 6.67 - 11, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि वो अंदर की तरफ फील्ड है, उसका अंदर की तरफ है, मतलब किसी मास को बुलाएंगे तो वो खींच लेगा अपनी तरफ, अपने से दूर धक्का नहीं देगा। व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट एट विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड फील्ड। जैसे मुझे इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर फील्ड पता करना है, तो यही x हो गया, यहाँ पे फील्ड पता करना है। जैसे मुझे यहाँ पे फील्ड पता करना है कि इस स्फीयर का यहाँ पे कितना फील्ड है, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ही x है। तो g, और ये मास किसका है, इसका मास है, जो आने वाला है उसका नहीं, आने वाला तो 1 kg है। तो g सोर्स का मास और x उसके सेंटर से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, और r उसका रेडियस है, मतलब सरकमफेरेंस पूरा ज्वाइन कर देंगे, ये क्या है, इसका रेडियस। तो याद रखना है मैग्नीट्यूड है gmx/r³ इनसाइड वाला। ऑन द सरफेस का फॉर्मूला क्या है, gm/r², माइनस सिर्फ ये डायरेक्शन बता रहा है कि टुवर्ड्स इट्स सेंटर होगा। और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला है -gm/x², जहाँ पे x क्या है, आउटसाइड का कोई पॉइंट। जैसे यहाँ पे मुझे पता करना है फील्ड, तो इसके सेंटर से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, इसी डिस्टेंस को x बोला जाएगा। तो gm/x² आउटसाइड का याद रहेगा, ऑन द सरफेस का gm बाई इसी x को रेडियस लिख देंगे, और ये अलग से याद करना है इनसाइड का gm, इनसाइड वाला पॉइंट का डिस्टेंस x/r³। बाकी में r² है, लेकिन यहाँ क्या है, r³। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बना। तो सबसे पहले ये 0 इंडिकेट, यहाँ पे क्या मैंने लिया है, x लिया है इधर, x मतलब सेंटर से दूरी जहाँ पे आपको निकालना है फील्ड। तो x का वैल्यू जब 0 है एट सेंटर, तो फील्ड 0 होगा। कैसे मुझे पता चला कि 0 होगा एट सेंटर, ग्राफ ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो अंदर के लिए कौन सा फॉर्मूला है इन तीनों में, सेंटर तो अंदर का पॉइंट है ना, तो अंदर का पॉइंट के लिए इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला है, ये है इन। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस फार्मूला में सेंटर पे x क्या है, 0 है, एट सेंटर x क्या होगा, 0। तो इसको 0 जैसे ही पुट करेंगे, ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए ये 0 शुरू हुआ, जब x 0 तो फील्ड भी 0। अब जैसे सेंटर से आगे बढ़ेंगे, यानी इनसाइड वाला ही फार्मूला चलेगा सरफेस तक। तो इनसाइड वाला फार्मूला में, ये फार्मूला में क्या ये बोल रहा है कि x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सब टर्म तो कांस्टेंट है। आप चाहे यहाँ फील्ड निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे इधर निकालें, इसका रेडियस तो वही है, मास तो वही है, g भी कांस्टेंट है, खाली वेरिएबल क्या होगा, x। आपके मूव करने से अंदर में कहीं क्या बदलेंगे आप, x बदलेंगे। तो ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो आई इन है फील्ड, वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दिया गया है। अब ये 4th क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि आई का वैल्यू माइनस माइनस सब आने वाला है इसलिए। अदरवाइज इसका नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से शुरू होता हुआ स्ट्रेट लाइन। तो ओरिजिन से शुरू हुआ स्ट्रेट लाइन में इधर बना दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन इधर क्यों नहीं मैं बनाया, इस साइड में। अच्छा, इधर क्यों नहीं बनाया, उसका तो कारण है कि आई प्लस हो जाएगा। उधर भी नहीं बनाएंगे क्योंकि आई प्लस हो जाएगा। इधर क्यों नहीं बनाए, इधर तो आई माइनस हो रहा है, लेकिन एक्स भी माइनस हो जा रहा है, जबकि मैं ओरिजिन से आगे बढ़ रहा हूँ। ओरिजिन पे 0 था और उससे आगे बढ़ रहा हूँ इधर। तो ओरिजिन से मुझे आगे बढ़ना है, यानी प्लस कुछ वैल्यू लेना है, ऐसे इधर की तरफ प्लस वैल्यू कुछ लेना है मुझे ओरिजिन से। तो आई इन का वैल्यू इतना आ गया, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गया ये। अब ऑन द सरफेस पे चलते हैं। ऑन द सरफेस पे तो कांस्टेंट है g(m/r²), तो ये इसमें सब कांस्टेंट है। तो ये एक पॉइंट, जस्ट पॉइंट मिला, और यहाँ का फील्ड पूछेगा क्या होगा, तो मैं ये वैल्यू लिख दूंगा gm/r², माइनस लगाकर gm/r², ये फील्ड हो गया ऑन द सरफेस। अब आउटसाइड निकल गई, इससे आउटसाइड, तो इधर चलेंगे तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, अब ये, और ये फार्मूला में डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है मतलब ये बता रहा है कि मैं जब इनफाइनाइट होऊंगा, ये x बोलेगा कि जब इन्फिनिटी मेरा वैल्यू हो जाएगा तो i 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 0 होगा मतलब वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कभी आता नहीं है, तो ये आके मिलेगा नहीं x एक्सिस में, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ऐसे। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हाइपरबोला जैसा ऐसा हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। x जब इन्फिनिटी पे होगा तब ये जाके टच करेगा, मतलब i 0 होगा। तो यहाँ से ऐसा ग्राफ हो गया। ये किसके लिए था, सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग चलते हैं हॉलो स्फीयर का ग्राफ।
पहले फॉर्मूला। हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड होता ही नहीं है, अंदर में आप कहीं भी चले जाइए जीरो फील्ड। मतलब एक हॉलो स्फीयर जैसा कोई है तो वो उसके अंदर आप छुप के बैठ जाएंगे तो आप पे फोर्स वो नहीं लगा पाएगा, उसका अंदर कुछ रेंज है ही नहीं। ऑन द सरफेस का पुराना फॉर्मूला ही है -gm/r², जहाँ ये पूरे स्फीयर का मास, r उसका रेडियस, और आउटसाइड के लिए है -gm/x²। मतलब ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ इन साइड का चेंज हुआ है। ऑन द सरफेस का सेम है, आउटसाइड का भी क्या है, सेम है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा। ये ओरिजिन, अभी इन साइड में फील्ड है ही नहीं तो क्या ग्राफ 0 का 0 रहेगा। कहाँ तक, रेडियस तक। जब तक उसके रेडियस पर नहीं चले जाएंगे तब तक ग्राफ चालू ही नहीं होगा, पूरा 0 का 0 रहेगा, क्योंकि अंदर फील्ड है ही नहीं। तो ये क्या रहा, 0 का 0। जैसे ही रेडियस पे आए, ऑन द सरफेस आ गया फील्ड, तो फील्ड आ गया तो यहाँ पे अचानक उसका फील्ड का वैल्यू 0 से अचानक क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया। ये कितना आ गया, -gm/x²। उसके बाद आउटसाइड के लिए वापस नीचे x² है, नीचे x² है, मतलब वही कहानी कि ये इन्फिनिटी होगा तब जाकर ये 0 होगा, तो वापस वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा वहाँ से। तो इस तरह से सॉलिड और हॉलो स्फीयर का आप ग्राफ बना सकते हैं। और फील्ड का फॉर्मूला तो याद रखना है।